हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए श्वेता वर्मा। गाइस, कंपनी में कई तरह के डायरेक्टर्स होते हैं। हो सकता है ये कंपनी के फुल टाइम डायरेक्टर हो सकता है ये कंपनी के पार्ट टाइम डायरेक्टर हो सकता है ये कंपनी की डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज को मैनेज करते हो, या हो सकता है ये कंपनी की केवल मीटिंग्स को अटेंड करने आते हो सकता है ये कंपनी के एम्प्लॉय या हो सकता है ये कंपनी में किसी प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम करते हो सकता है ये कंपनी से सैलरी रिसीव कर रहे हो, या हो सकता है ये कंपनी से कोई फीस, कमीशन या रेम्यूनरेशन अदर देन सैलरी रिसीव कर रहे हो। तो कंपनी जब इन तरह के डायरेक्टर्स को पेमेंट करती है तो कंपनी के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आती है। अब ये टीडीएस किस सेक्शन में डिडक्ट होता है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ पेमेंट पर। जैसे कि अगर सैलरी पे कर रही है कंपनी तो उस वाले केस में टीडीएस किसी और सेक्शन में डिडक्ट होता है, या कंपनी कोई फीस, कमीशन या रेम्यूनरेशन अदर देन सैलरी पे कर रही है देन टीडीएस किसी और सेक्शन में डिडक्ट होता है। गाइस, हो सकता है इस तरह के पेमेंट पर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी भी आ जाए। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि जब कंपनी डायरेक्टर को फीस पे करती है, कोई सैलरी पे करती है, तो किस सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट होता है, साथ ही साथ जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी क्या होती है, जीएसटी उस पेमेंट पर एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता, और अगर होता है तो किस पर्सन को जीएसटी पे करना होता है, साथ ही साथ जीएसटी और टीडीएस अगर दोनों एप्लीकेबल है देन इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गाइस, हम ये जो सारी चीजें हैं वो उसको बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ, जीएसटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ समझेंगे। मतलब मैं ये चीजें आपको डायरेक्ट नहीं बताऊंगी, बल्कि मैं जीएसटी के बेसिक्स बताऊंगी आपको सेक्शंस के साथ। तो इससे क्या होगा कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, देन आप खुद से आंसर करेंगे कि एप्लीकेबिलिटी जीएसटी की है कि नहीं है, और है तो कौन पे करेगा। राइट, आप खुद से इस चीज को आंसर कर पाएंगे। तो हम बेसिक्स को भी समझेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको चीजें समझ में आए तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, कोई भी जब ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें दो तरह की पार्टी होती है, ठीक है। एक होता है सर्विस प्रोवाइडर और एक होता है सर्विस रिसीवर, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है? तो सर्विस प्रोवाइडर वो पर्सन होता है जो कि गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करता हो, ठीक है। अगर कोई पर्सन गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है किसी पर्सन को, देन ये पर्सन क्या करेगा? पर्सन पेमेंट करेगा, जिसको हम जीएसटी में बोलते हैं कि पर्सन क्या देगा? कंसीडरेशन पे करेगा। ओके, तो जब कोई पर्सन गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करता है और उसके बदले में कोई अमाउंट रिसीव करता है, देन इस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जीएसटी को कलेक्ट करेगा एंड गवर्नमेंट को पे कर देगा। ओके, देन इस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जीएसटी को कलेक्ट करने की एंड गवर्नमेंट को पे करने की। जैसे कि मान लीजिए इसने 100 रुपए की गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड की और उस पर जीएसटी का रेट है 18%, 100 का 18% हुआ 18 रुपए, तो ये कितना अमाउंट रिसीव करेगा? ये रिसीव करेगा 118 रुपए, और उसमें से 18 रुपए ये गवर्नमेंट को दे देगा। इस तरह से जब सर्विस प्रोवाइडर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता है तो बोलते हैं कि जीएसटी पे किया गया है फॉरवर्ड चार्ज के थ्रू। ये होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ओके, इस पर्सन के ऊपर जीएसटी को कलेक्ट करने की एंड पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। किस सेक्शन में बोला गया है? सेक्शन 9 सबसेक्शन नंबर 1 होता है इसका, ठीक है। सेक्शन 9 सबसेक्शन नंबर 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट बोलता है जब कोई पर्सन गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करेगा, अमाउंट रिसीव करेगा, देन उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जीएसटी को कलेक्ट करे एंड गवर्नमेंट को पे करे। अब क्या हमेशा इस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जीएसटी को कलेक्ट करेगा एंड पे करेगा? देन आंसर इज नो, ठीक है। कभी कभी सर्विस रिसीवर को भी जीएसटी पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्विस रिसीवर के ऊपर भी आ जाती है। जैसे कि सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस रिसीवर है। सर्विस प्रोवाइडर क्या कर रहा है? अगेन गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है, ठीक है। और सर्विस रिसीवर क्या करेगा? सर्विस रिसीवर अगेन पेमेंट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर
जैसे मान लीजिए सर्विस रिसीवर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जीएसटी को पे करेगा, तो यहाँ पे वो कितना अमाउंट पे करेगा? इस वाले केस में वो सर्विस प्रोवाइडर को केवल 100 रुपए पे करेगा, और इस पर जो जीएसटी का अमाउंट है 18% के हिसाब से 18 रुपए, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करेगा। ठीक है, उस केस में ये इस अमाउंट को, जीएसटी के अमाउंट को डायरेक्टली पे कर देगा गवर्नमेंट को, इनडायरेक्टली इसके थ्रू पे नहीं करेगा। ठीक है, कि पहले इसको दे फिर ये गवर्नमेंट को पे करे, नहीं, डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करेगा। अच्छा, इस तरह से जब सर्विस रिसीवर जीएसटी का अमाउंट पे करता है तो उसको बोला जाता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू जीएसटी का पेमेंट करना। ठीक है, तो रिवर्स चार्ज में क्या होता है कि सर्विस रिसीवर डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है। ठीक है, उसको बोला जाता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, अब किस केस में सर्विस रिसीवर जीएसटी को पे करेगा डायरेक्टली टू गवर्नमेंट? ठीक है, तो इसके लिए 3 सेक्शंस है। देखिए, सेक्शन 9 सबसेक्शन नंबर 3, सेक्शन 9 सबसेक्शन नंबर 4 एंड सेक्शन 9 सबसेक्शन नंबर 5। 3 सेक्शंस है। सेक्शन 9 सबसेक्शन नंबर 5 में रिस्पॉन्सिबिलिटी है ई कॉमर्स ऑपरेटर की। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो वो जीएसटी को पे करेगा, एक ही पर्सन इसमें नोटिफाइड है। सेक्शन 9 सबसेक्शन नंबर 4 में बताया गया है बिल्डर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है कि आप जीएसटी को पे करोगे, इसमें भी एक पर्सन नोटिफाइड है। लेकिन जो सेक्शन 9 सबसेक्शन नंबर 3 है, इसमें कुछ गुड्स या सर्विसेज नोटिफाइड किए गए हैं, जिस वाले केस में इन गुड्स या सर्विसेज का जो रिसीवर होगा वो जीएसटी को पे करेगा। तो 9(4) और 9(5) में तो केवल एक पर्सन डिफाइन किए गए हैं, लेकिन जो 9(3) है इसमें लिस्ट है। ठीक है, इसमें लिस्ट है जिसमें कि सर्विस प्रोवाइडर बताया है, गुड्स या सर्विसेज अगर ये है तो, और सर्विस रिसीवर अगर ये है तो इस वाले केस में सर्विस रिसीवर के ऊपर लायबिलिटी होती है जीएसटी को पे करने की। ठीक है, ये बताया गया। तो इसमें काफी सारी गुड्स, काफी सारी सर्विसेज को नोटिफाई किया हुआ है। तो ये रिवर्स चार्ज कब आता है? जब ये गुड्स या सर्विसेज इसमें फॉल कर जाती है, इस लिस्ट में फॉल कर जाती है, 9(3) वाली लिस्ट में फॉल कर जाती है कि ये स्पेसिफाइड गुड्स या सर्विसेज है, तो उस वाले केस में सर्विस रिसीवर पे करेगा जीएसटी को। राइट, तो जब भी जीएसटी कौन पे करेगा हमें ये देखना है, कौन पे करेगा? सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, लेकिन अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज कौन सी है? जो कि नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज है, उस वाले केस में जीएसटी कौन पे करेगा? उसका रिसीवर। क्लियर? अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि एक एग्जांपल है इसी लिस्ट में सेक्शन 9 सबसेक्शन नंबर 3 में एक एंट्री है, एंट्री नंबर 6, जिसमें बता रखा है कि कोई डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हो। डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी कौन है? सर्विस प्रोवाइडर कौन है? किसी कंपनी का डायरेक्टर है, वो क्या करता है? सर्विसेज प्रोवाइड करता है कंपनी को। देन इस केस में कंपनी जीएसटी को पे करेगी। सर्विस रिसीवर कौन है? कंपनी। डायरेक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कंपनी को प्रोवाइड कर रहा है, कंपनी सर्विस रिसीवर है। जीएसटी कौन पे करेगा? लायबिलिटी किसके ऊपर है? कंपनी को जीएसटी पे करने की लायबिलिटी कंपनी के ऊपर आ जाती है। समझ में आ गया? ये जो लायबिलिटी है वो रिवर्स चार्ज में जाती है। ठीक है, अब एक चीज और, जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी कब होती है? जीएसटी कब एप्लीकेबल होता है? तो जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, उसके लिए कुछ कंडीशंस देखनी होती हैं। क्या कंडीशन? जैसे कि जीएसटी लगने के लिए वो चीज गुड्स होनी चाहिए या फिर वो सर्विसेज होनी चाहिए। अब गुड्स है कि नहीं, सर्विसेज है कि नहीं, इसके लिए जीएसटी में डेफिनेशन दे रखी है, जिसमें बता रखा है कि कौन सी चीज गुड्स होती है, कौन सी चीज सर्विसेज होती है। डेफिनेशन में बता रखा है, हमको वो चेक करना पड़ेगा कि जो हम गुड्स या सर्विसेज दे रहे हैं वो जीएसटी के अंदर फॉल कर रही है कि नहीं कर रही। दूसरा, उनका क्या होना चाहिए? सप्लाई होना जरूरी है। अब ये सप्लाई क्या होता है? तो सप्लाई की डेफिनेशन भी जीएसटी में दे रखी है। किस में दे रखी है? सेक्शन 7 है इसका, एक सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जो बताता है कि सप्लाई क्या होगा। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं, इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी पर्सन, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर गुड्स या सर्विसेज की सेल करता है या गुड्स या सर्विसेज को ट्रांसफर कर रहा है, सेल करता है या फिर ट्रांसफर करता है या फिर कुछ एक्सचेंज करता है, तो वो भी सप्लाई माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें देखना है कि वो गुड्स या सर्विसेज है कि नहीं। ठीक है, और दूसरा वो सप्लाई है भी कि नहीं। ठीक है, तभी जीएसटी एप्लीकेबल होता है।
अब कोई चीज गुड्स या सर्विसेज नहीं है तो क्या जीएसटी एप्लीकेबल होगा? नहीं। या गुड्स या सर्विसेज तो है बट वो सप्लाई नहीं है, गुड्स या सर्विसेज है बट वो सप्लाई नहीं है, तो क्या जीएसटी एप्लीकेबल होगा? नहीं, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये चीज हमें पहले कंडीशंस देखनी होती है कि ये फुलफिल हो रही है कि नहीं, और उसके बाद में अगर जीएसटी एप्लीकेबल होता है तो जो पर्सन जीएसटी पे करने के लिए लायबल है, अगर ये लायबल है तो ये जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएगा और जीएसटी को पे करेगा। अगर वो रिवर्स चार्ज में आती है गुड्स या सर्विसेज तो फिर ये रजिस्ट्रेशन कराएगा और जीएसटी को पे करेगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट चीज, एक चीज और देखिए, जो एक शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 3 है ऑफ सीजीएसटी एक्ट, उसमें बता रखा है कि अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो वो सप्लाई नहीं मानी जाती। ठीक है, तो इसमें दे रखा है कि कोई एम्प्लॉय अगर अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो वो सप्लाई नहीं मानी जाती, सप्लाई की कैटेगरी में नहीं आती। और अगर वो सप्लाई की कैटेगरी में नहीं आती तो फिर जीएसटी भी एप्लीकेबल नहीं होता, राइट? इसका मतलब ये जो एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से सैलरी रिसीव कर रहा है, क्या सैलरी पर जीएसटी होता है? देन आंसर इज नो, सैलरी पर कोई जीएसटी नहीं होता। आपने कभी देखा है कि कोई पर्सन सैलरी रिसीव कर रहा है वो जीएसटी पे कर रहा है? नहीं। क्यों नहीं होता? इसका लॉजिक ये है क्योंकि वो सप्लाई ही नहीं होता जीएसटी में, इस वजह से इन पर्सन के ऊपर जीएसटी पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती ही नहीं है। ठीक है, अब अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी तो आप आगे की चीजें खुद से बता पाएंगे जो मैं पूछूंगी। ठीक है, देखिए अब कोई बात कर रहे हैं हम, आज का टॉपिक क्या है? डायरेक्टर का। कोई डायरेक्टर है किसी कंपनी का, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि डायरेक्टर दो तरह के हो सकते हैं, हो सकता है वो कंपनी का फुल टाइम डायरेक्टर हो, या हो सकता है वो पार्ट टाइम, या हो सकता है वो कंपनी का पार्ट टाइम डायरेक्टर हो। ठीक है, फुल टाइम डायरेक्टर कौन होते हैं? जो कंपनी की डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं। तो इस वाले केस में हो सकता है ये कंपनी के एम्प्लॉय हो। अच्छा, हो सकता है कि ये एम्प्लॉय हो सकता है ना भी हो। अब कोई पर्सन, कोई डायरेक्टर किसी कंपनी का एम्प्लॉय है कि नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? तो ये हमें पता चलेगा इनके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस से, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस से। ठीक है, तो जो डायरेक्टर का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होगा उसमें लिखा होगा कि ये किस कैपेसिटी में कंपनी में वर्क करेगा, एम्प्लॉय की कैपेसिटी में या किसी अदर कैपेसिटी में। अगर ये डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय है तो ये क्या रिसीव कर रहा होगा? सैलरी रिसीव कर रहा होगा। अब आप मुझे बताएंगे कि अगर वो पर्सन सैलरी रिसीव करेगा तो क्या उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा? मैंने आपको यहाँ पे बताया सैलरी सप्लाई होती ही नहीं है, देन इस केस में कोई जीएसटी नहीं लगता। तो क्या जीएसटी एप्लीकेबल होगा? देन आंसर इज नो, नो जीएसटी। ठीक है, दूसरा हो सकता है कि वो पार्ट टाइम डायरेक्टर हो। पार्ट टाइम डायरेक्टर कौन होती है? जो कि कंपनी की बोर्ड मीटिंग्स को, बिजनेस मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए आती हैं और चले जाती हैं। ठीक है, बाकी की कंपनी की जो डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं उससे ना मतलब होता है नहीं, कंपनी में क्या ये पूरे टाइम रहते हैं? देन नहीं। ठीक है, तो क्या ये कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं? देन आंसर इज नो। क्या कंपनी इनको सैलरी देती है? देन आंसर इज नो। कंपनी इनको क्या पे करती है? कंपनी इनको कोई फीस पे कर रही होगी। फीस कैसे? जैसे सिटिंग फीस, जो कि ये बोर्ड मीटिंग में बैठ रहे हैं उसकी फीस पे कर रही होगी, या फिर कोई कमीशन पे कर रही होगी, या फिर कोई और ये प्रोफेशनल कैपेसिटी में कोई वर्क कर रहे हैं, कोई और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए कोई कमीशन पे कर रही होगी, या फिर कोई रेम्यूनरेशन पे कर रही होगी। रेम्यूनरेशन अदर देन सैलरी, सैलरी के अलावा कोई भी पेमेंट ये कर रही होगी। सैलरी को किसको देते हैं? केवल एम्प्लॉइज को देते हैं। देन इस वाले केस में अब मुझे बताइए क्या जीएसटी एप्लीकेबल होगा? देन आंसर इज यस, जीएसटी एप्लीकेबल होगा क्योंकि सैलरी के अलावा कोई और पेमेंट मिल रहा है। और जब एप्लीकेबल होगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जीएसटी को पे करने की? कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिवर्स चार्ज में फॉल कर रहा है। सेक्शन 9 सबसेक्शन नंबर 3 में डायरेक्टर की सर्विसेज नोटिफाइड है अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है, तो इस वाले केस में जीएसटी एप्लीकेबल होगा? यस, जीएसटी एप्लीकेबल होगा। और कैसे एप्लीकेबल होगा? रिवर्स चार्ज में। रिवर्स चार्ज में जीएसटी कौन पे करता है? सर्विस
रिसीवर, और डायरेक्टर के केस में सर्विस रिसीवर कौन है? कंपनी। ठीक है, चलिए टीडीएस को डिस्कस कर लेते हैं। टीडीएस जब सैलरी का पेमेंट करती है कंपनी, तो टीडीएस किस सेक्शन में डिडक्ट करती है? देखिए टीडीएस तो हर सेक्शन में डिडक्ट होगा, चाहे सैलरी, हर केस में डिडक्ट होगा, चाहे वो सैलरी का पेमेंट हो रहा हो तो टीडीएस डिडक्ट होगा, फीस कमीशन एंड रेम्युनरेशन का पेमेंट हो रहा है तो टीडीएस डिडक्ट होगा, बट इनके सेक्शंस चेंज हो जाते हैं। जैसे कि सैलरी का पेमेंट कर रहा है तो टीडीएस डिडक्ट होता है अंडर सेक्शन 192 में। ओके, और इस तरह का कोई अमाउंट पे हो रहा है जो कि अदर देन सैलरी है, देन टीडीएस किस में डिडक्ट होता है? टीडीएस डिडक्ट होता है अंडर सेक्शन 194G में। ठीक है, इस केस में क्या कोई जीएसटी की स्पेसिफिक रेट है? नहीं। इस वाले केस में जब कंपनी सैलरी पे करती है तो वो जो अपना एम्प्लॉय होता है उसकी इनकम की कंप्यूटेशन करती है, एक एस्टिमेटेड टैक्स निकालती है, उसका परसेंटेज निकालती है उसकी इनकम पर, और फिर जो है टीडीएस को डिडक्ट किया जाता है। तो इसका कोई स्पेसिफिक रेट नहीं होती, लेकिन यहाँ पर किस सेक्शन में डिडक्ट किया जाता है? 194J में 10% की रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। क्या यहाँ पर कोई थ्रेशोल्ड लिमिट होती है टीडीएस डिडक्ट करने की? आंसर इज नो। कंपनी डायरेक्टर को कोई भी पेमेंट करती है, कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं, 5,000 पे करे चाहे वो 10,000 पे करे, टीडीएस डिडक्ट होता है 194G में 10% की रेट से, कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। ठीक है, अब एक केस और समझिए, एक केस और कि हो सकता है कोई पर्सन कंपनी का डायरेक्टर है, फुल टाइम डायरेक्टर है, एम्प्लॉय है, सैलरी रिसीव कर रहा है, लेकिन वो किसी और कैपेसिटी में सर्विसेज दे रहा है। जैसे कि मान लीजिए इस एम्प्लॉय का एक घर खाली पड़ा हुआ है और कंपनी को अपने अदर एम्प्लॉयज के रहने के लिए किसी रेसिडेंशियल हाउस की जरूरत है, और वो जो डायरेक्टर है वो अपना घर किराए पर दे देता है उस कंपनी को, और कंपनी क्या करती है? अपने एम्प्लॉयज के रहने के लिए उसको किराए पर ले लेती है। ठीक है, समझिए यहाँ पर डायरेक्टर क्या कर रहा है? डायरेक्टर का घर है, ठीक है, घर है, वो उसको किराए पर दे रहा है कंपनी को, और कंपनी अपने एम्प्लॉयज के रहने के लिए उसको यूज कर रही है। यहाँ पर डायरेक्टर कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? डायरेक्टर का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी किसको प्रोवाइड कर रहा है? वो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो कंपनी को। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टर क्या रिसीव कर रहा है? रेंट रिसीव कर रहा है। क्या वो सैलरी रिसीव कर रहा है? नहीं, भले ही वो एम्प्लॉय है, वो सर्विसेज दे रहा है, बट वो अपने एम्प्लॉयमेंट की सर्विसेज नहीं दे रहा, वो तो यहाँ पर रेंटिंग की सर्विसेज दे रहा है, और जो रेंट होता है वो जीएसटी में कवर होता है। ठीक है, ये सर्विसेज होती हैं और ये जीएसटी में कवर होती है, इन पर जीएसटी लगता है। तो इस वाले केस में जब डायरेक्टर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज देता है, ठीक है, यही वाला डायरेक्टर है, फुल टाइम डायरेक्टर, तो ये अमाउंट रिसीव कर रहा है सैलरी के अलावा। यहाँ पर देखेंगे हम सैलरी के अलावा ये क्या रिसीव कर रहा है? रेंट रिसीव कर रहा है। क्या इस पर जीएसटी आ जाएगा? देन आंसर इज यस, इस पर जीएसटी आ जाएगा, क्योंकि ये तो सर्विस है, ठीक है, और ये जो है सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाती है, तो इस वाले केस में जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और जहां ये इस वाले केस में जीएसटी एप्लीकेबल होगा, ये भी किस में आ जाएगा? ये भी रिवर्स चार्ज में आ जाएगा, क्योंकि बोले डायरेक्टर सर्विस दे रहा है, अब और वो अमाउंट रिसीव कर रहा है अदर देन सैलरी, मतलब एम्प्लॉय की कैपेसिटी से हटके कोई और कैपेसिटी में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो इस वाले केस में जीएसटी लग जाएगा। मतलब यहाँ पर ये सारी चीजें आ गई, इन पर जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, अगर फुल टाइम डायरेक्टर है, वो सैलरी के अलावा, वो अपनी एम्प्लॉयमेंट के अलावा कोई और सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें वो सैलरी के अलावा कोई और अमाउंट रिसीव कर रहा है, उस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। और जब डायरेक्टर के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है तो वो हमेशा रिवर्स चार्ज में जाता है, कंपनी जीएसटी पे करती है रिवर्स चार्ज में। अब एक केस ऐसा है जैसे कि ये यहाँ पर टीडीएस भी डिडक्ट होगा और यहाँ पर जीएसटी भी एप्लीकेबल है, देन कैलकुलेशन कैसे की जाएगी? कंपनी मान लीजिए पेमेंट कर रही है डायरेक्टर को 1 लाख रुपए की फीस का, ठीक है, या फिर रेंट का, ठीक है, किसी का पेमेंट कर रही है। अब इस पर कंपनी को रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना है, जीएसटी की रेट है 18%, तो यहाँ पर कंपनी 1 लाख रुपए पे करेगी, उसके साथ क्या जीएसटी पे करेगी? देन आंसर इज नो। इसका 18% कितना हुआ?
18,000 रुपए। 18,000 रुपए कंपनी डायरेक्ट पे करेगी गवर्नमेंट को अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है, अंडर रिवर्स चार्ज। ये गवर्नमेंट को डायरेक्ट वो पे कर देगी जीएसटी के, ठीक है, ये जीएसटी का अमाउंट हो गया। उसके बाद में यहाँ पे ये जो 1 लाख रुपए पे कर रही है, इस पर टीडीएस डिडक्ट होगा अंडर सेक्शन 194J में। कितना परसेंट है रेट? 10%। तो यहाँ पर टीडीएस माइनस कर देगी वो 10%। कितना हुआ? 10,000 रुपए। तो 1 लाख में से 10,000 वो पे करके 10 लाख रुपए काट के 90,000 वो पे कर देगी, ठीक है। टीडीएस किस सेक्शन में डिडक्ट हो रहा है? 194J में, 10% की रेट से। तो जीएसटी किस अमाउंट पे एप्लीकेबल होगा? इस पर। और टीडीएस भी किस अमाउंट पर डिडक्ट हो रहा है? इसी अमाउंट पर। क्या टीडीएस ये प्लस जीएसटी के अमाउंट पर डिडक्ट होता है? देन आंसर इज नो। टीडीएस हमेशा इसी अमाउंट पर डिडक्ट होता है, क्योंकि अगर इसको जीएसटी को ऐड करके देखिए, जैसे 1 लाख रुपए है और जीएसटी है 18,000 रुपए, तो 1,18,000 रुपए पर अगर टीडीएस हम डिडक्ट करेंगे तो टैक्स ऑन टैक्स हो गया। मतलब 1 लाख पर भी डिडक्ट हो रहा, 18,000 रुपए तो गवर्नमेंट का अमाउंट है, ठीक है, उस पर भी टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो, तो ये तो टैक्स ऑन टैक्स हो गया। तो इस वजह से जीएसटी हमेशा इसी अमाउंट पर डिडक्ट, टीडीएस हमेशा इसी अमाउंट पर डिडक्ट किया जाता है। ओके, फिर वो वही चीज है, समझ में आए? ठीक है। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए इस चीज से रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी इस पर वीडियो बनाने के लिए, और कोई डाउट हो तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी मैं आपका आंसर दूं। ओके, तो चलिए, वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।